हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे हो। मैं आज आप लोगों को प्रसार शिक्षा का चैप्टर 5 नंबर औपचारिकेतर शिक्षा बताना चाहती हूँ। चलिए ज़्यादा बातें नहीं कहते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? औपचारिकेतर शिक्षा। तो आपने अब तक दो शिक्षा के बारे में जाना है। एक क्या जाना था? औपचारिक शिक्षा, और दूसरा अनौपचारिक शिक्षा। यही तो आपने जाना था। तो औपचारिक शिक्षा में क्या था? सिद्धांतों का प्रयोग हो रहा था, ठीक है, डिग्री ओरिएंटेड थी, और एक पर्टिकुलर एक संस्थान की ज़रूरत थी, ठीक है। उसमें समय, नियम, कानून सब चीज़ क्या थे? एक बाध्य था। उससे क्या होता है? आदमी उससे बाध्य था, ठीक है। ये क्या थी? ये किस प्रकार की शिक्षा थी? तो औपचारिकेतर शिक्षा थी। और अनौपचारिकेतर अनौपचारिक जो शिक्षा थी उसमें क्या था? उसमें ये था कि उसमें किसी चीज़ की बाधा नहीं थी। आपका जब मन करे तब, जब जिस चीज़ से मन करे उस समय, मतलब जिस चीज़ में कुशल होना चाहते उस चीज़ की शिक्षा आप ले सकते थे। यही तो था। वो भी शिक्षा की ज़रूरत नहीं थी आपको, कुशलता मतलब कौशल आपको सिखाया जा रहा था। वो उसमें किसी संस्था की ज़रूरत नहीं थी, किसी पर्टिकुलर सिलेबस, टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं थी। वो डिग्री ओरिएंटेड नहीं था। सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो क्या था? व्यवहारिक शिक्षा थी। ये दोनों का अंतर आप जान गए। अब इन दोनों के बीच में एक शिक्षा आती है जिसे कहते हैं औपचारिकेतर शिक्षा। थोड़ा औपचारिक और थोड़ा अनौपचारिक दोनों मिलके क्या बन गया? औपचारिकेतर शिक्षा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसे कहते हैं। अब आपके माइंड में आता होगा कि ये औपचारिकेतर शिक्षा है क्या, या किसे देते हैं? तो ये जो शिक्षा है ना, ये सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, और सभी संप्रदाय के लोगों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को, चाहे वो शहरी हो। आपने देखा था ना प्रसार शिक्षा में कुछ ये शिक्षा जो थी अनौपचारिक स्पेशली ग्रामीणों के लिए थी, ठीक है। लेकिन औपचारिकेतर शिक्षा ये शिक्षा है। जैसे क्या है? ये एक शिक्षा है। और अनौपचारिक में हमने देखा था कि कोई शिक्षा मतलब ऐसे सब्जेक्ट से या पढ़ाई से संबंधित नहीं थी। लेकिन ये क्या है? इसमें शिक्षित करना ही इसका उद्देश्य होता है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, इसमें क्या होता है? पढ़ना लिखना ही सिखाना होता है उनको। तो वही कहा गया कि शहरी लोगों के लिए, ग्रामीणों को, बालकों को, युवा को रोजगार देने के लिए, मतलब बेरोजगार को, अशिक्षित को, जो कम शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं उनको भी, जिनका लेने का मन है, ये सभी के लोगों के लिए दी जाने वाली शिक्षा है, ठीक है। और एक बात इसमें है कि कहने का मतलब है कि जो औपचारिकेतर शिक्षा है ना, वो सभी लोगों को दी जा सकती है। वो जब चाहे क्या कर सकते हैं? पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। औपचारिकेतर शिक्षा में क्या होता है? किसी उम्र के, किसी जाति के, किसी वर्ग के, किसी संप्रदाय के, किसी ग्रामीण हो या शहरी हो, वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हो, अशिक्षित हो या पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, वो क्या कर सकते हैं? पढ़ाई लिखाई शुरू कर सकते हैं। यही ये क्या है? औपचारिकेतर शिक्षा है, ठीक है। अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधार सकते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा में क्या होता है? इसमें क्या कर सकते हैं? अपनी शैक्षणिक स्थिति को, स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, क्या शैक्षणिक स्थिति को सुधार सकते हैं। ये कैसे, इसे कौन सी शिक्षा कहते हैं? तो औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में अब आ गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। अब चलिए मैं चैप्टर वाइज आपको बताती हूँ कि क्या है औपचारिकेतर शिक्षा, या बुक में क्या कहा गया है, मैम ने बुक में क्या कहा है। तो दिया हुआ है कि औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आज़ादी के 65 वर्षों के बाद भी भारतीयों की शैक्षिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कहने का मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके इतने साल बीत गए, फिर भी कहने का मतलब कि हमारी शैक्षिक स्थिति है ना हमारे भारतीयों की, उतनी अच्छी नहीं हुई है। सही भी बात है कि आज भी बहुत लोग सारी सुविधाओं से, सारी चीज़ों से वंचित है। आपको मैंने पीछे बताया था प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका में कि गवर्नमेंट तो स्कीम बनाती है, गवर्नमेंट चीज़ों को लागू करना चाहती है या लाती भी है, लेकिन ये जो बीच में लोग हैं उन चीज़ों को या तो उसका मतलब बेवजह, मतलब जैसे इस्तेमाल करना चाहिए वैसे प्रयोग न करके उसका मतलब दुरुपयोग करना कह सकते हैं, करते हैं, या चीज़ों को अपने तक ही रख देते हैं। आज भी इतना जागरूक होने के बाद, हम इतने आगे बढ़ने के बाद भी क्या है, बहुत लोग बहुत पीछे। किसी किसी गांव में देखेंगे आज भी आप तो बिजली नहीं होगी, पानी की सुविधा नहीं होंगी। आज भी लोग क्या है, वैसी ज़िंदगी जी रहे जैसे वो आज़ादी के पहले ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई।
तो एक ये भूमिका है, बस ये बनाना चाह रहे हैं कि मतलब बताना आपको, स्टार्टिंग एक परिचय मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे प्रौढ़ को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आप जानते हैं। जो प्रौढ़, जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के अंतर्गत कौन कौन आता है? जिनकी उम्र 15 से लेके 35 वर्ष होती है। ठीक है, ऐसे वर्ग से प्रौढ़ शिक्षा का मतलब दी जाती है। और इस एडल्ट एज जो होती है 15 से 35 मानी जाती है। का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1978। 2 अक्टूबर 1978 को महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है ना। उसी दिन ये प्रौढ़ शिक्षा क्या की गई थी? लागू की गई थी। किस सन में? तो 2 अक्टूबर सन 1978 में। ठीक है, मतलब ये कार्यक्रम को क्या हुआ? शुभारंभ किया गया, मतलब प्रारंभ किया गया। खूब सारे स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोले गए, परंतु लक्ष्यों की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी और नहीं भारत निरक्षरता, इलिटरेसी के कलंक से मुक्त ही हो सका। वर्तमान युग तकनीकी युग है। आपको ये चीज़ पता ही है कि वर्तमान युग, जैसे कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, मकान के साथ क्या है? मोबाइल भी ज़रूरत हो गई है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता हो गई है मोबाइल। तो क्या तकनीकी ही तो है, एक तकनीकी ही तो है, और इस चीज़ से आप अछूते नहीं हैं। ये आप समझ रहे हैं कि आज हम मानते घर में जितने सदस्य से ज़्यादा उस घर में फ़ोन रहता है, उस घर में मोबाइल है। ठीक है, हर सुविधा इंसान करना चाह रहा है। टेलीविज़न है, पहले ये सब चीज़ें किसी गांव में 10 20 50 घर के बीच में एक टेलीविज़न होता था। शाम को टीवी लगती थी, उसमें रामायण महाभारत चलता था और सभी लोग बैठ करके क्या होता था, एक जगह इकट्ठा होकर के देखते थे। लेकिन आज क्या है? सबके हाथ में एक फ़ोन है। फ़ोन क्या हो गया? जैसे वही कह रहे हैं, आपकी मूलभूत आवश्यकता हो गई, आपका एक फ्रेंड हो गया, आपका एक सहयोगी हो गया। आपका ये सबसे बड़ा होता है ना कि ये आपके मतलब एक बहुत बड़ा आपका साथ देने वाला एक तकनीकी कह सकते हैं। जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको पैसा डालना है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। आप किसी शॉप पे गए, आपको कपड़ा खरीदना है, तो आपको पैसे रखने की अपने वॉलेट में ज़रूरत नहीं है, आप पेटीएम कर दो। ठीक है, मोबाइल से आप मोबाइल से बात कर लो, आप मोबाइल से मनोरंजन कर लो। ठीक है, आप मोबाइल से अपनी जीविका बना लो। आज लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चैनल ही तो बनाए, तो जीविका का ही माध्यम है कि नहीं? लोग मिलियन मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, अपना धन का एक जरिया बन गया, अच्छी स्टेटस बना दिया है। और सोचिए अगर इसका उपयोग, अगर कोई इसके कुछ अवगुण है तो इसके कुछ मतलब कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है, तो इसके गुण भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को क्या है, तैयारी करने के लिए दूर दूर तक कोचिंग में नहीं जाना पड़ा। आप घर, सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण, आप घर है किसी कोचिंग में ऑनलाइन एडमिशन ले लिए, आपका जब मन करे आप वीडियो देख ले रहे हैं, जब मन कर रहा आप पढ़ ले रहे हैं, जब मन कर रहा आप कुछ की जिस चीज़ की सुविधा लेना चाह रहे हैं, हर एक क्षेत्र में ये फ़ोन क्या है, आपको हर सुविधा दे रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये आपकी क्या हो गई, मूलभूत आवश्यकता हो गई। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, साथ में एक फ़ोन भी हो गया है, मोबाइल। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बताई थी। तो वर्तमान युग क्या है? तकनीकी का युग है, कंप्यूटर का युग है, जिसमें हवाई टिकट से लेकर मशीनों का संचालन, उपग्रहों का संचालन कंप्यूटर की मदद से किया जा रहा है। देख रहे हैं, कंप्यूटर, फ़ोन क्या है, कंप्यूटर की भांति प्रयोग किया जा रहा है। यदि इस युग में भी व्यक्ति पढ़ा लिखा साक्षर नहीं होगा तो विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ जाएगा। परिणामतः उसका रहन सहन का स्तर भी निम्न होगा। और प्रसार शिक्षा का मतलब क्या? रहन सहन का स्तर ही ऊँचा करना। भारत को जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है? चाइना है, चीन। मगर शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से यह कई देशों में पीछे है। और देश में या चीज़ों में पीछे होने की वजह ही जनसंख्या है। जनसंख्या विस्फोट है हमारे यहाँ, और वही सबसे बड़ी वजह है जो बेरोजगारी का कारण बन रहा है, शिक्षा का कारण है। बहुत बहुत बड़ा रोल है किसकी? जनसंख्या बढ़ने का या जनसंख्या विस्फोट का। मगर शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से यह कई देशों में पीछे है। इस इतने विशाल जन समुदाय के शिक्षण के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय की भारी कमी है। साथ ही लोगों की जागरूकता भी शिक्षा के प्रति कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, कौन? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल की बात है। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के निम्नांकित अनुशंसाएं की। किसने अनुशंसा की शिक्षा के बारे में? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने। एक सलाहकार बोर्ड बनता है हर चीज़ का। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी है एजुकेशन को लेके, तो उन्होंने क्या कहा? विशाल जन समुदाय को शिक्षित करने के लिए औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि इनका कहने का मतलब क्या है? विशाल जन समुदाय, हमारा देश क्या एक जन का समुदाय ही तो है।
तो इनको शिक्षित करने के लिए क्या होता है, सबको संस्थाओं के अंतर्गत शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्या दी जा सकती है? सबके हर स्कूल का देख सकते हैं आप, एक फिक्स सीट होती है इतनी अंदर इसकी। जैसे आप मतलब मैं एक औपचारिक शिक्षा की बात कर रही हूँ, जैसे आपने एमबीबीएस का फॉर्म भरा तो एक सीट होती है, आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा होगा तो आपको एक पर्टिकुलर सीट आएगी, 4000 5000 600 700 सीट आएगी। आप उसी के अंदर कंपटीशन करेंगे, उसी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं तो आप सेलेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब इतने विराट जन समुदाय को शिक्षित करने के लिए क्या औपचारिक शिक्षा काम आएगी? नहीं। तो इसके लिए क्या हो, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा का ही उपयोग किया जा सकता है। जिन लोगों ने विद्यालय शिक्षा ग्रहण नहीं की है, किन लोगों ने, जिन लोगों ने विद्यालय शिक्षा ग्रहण नहीं की, उन्हें किन्हीं न किन्हीं माध्यम से अवश्य ही शिक्षित किया जाए, जिसके लिए बहुआयामी कार्यक्रम नियोजित एवं क्रियान्वित की जानी चाहिए। बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल, जो अलग अलग तरीके से उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना, ठीक है, बहुआयामी होता है। लोगों को स्व शिक्षा सेल्फ एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए। स्व शिक्षा आपको मैंने बताया था ना, प्रसार शिक्षा किसकी बात करती है? सेल्फ हेल्प की बात करती है, ठीक है। तो वो उसी तरह स्व शिक्षा, क्योंकि वही कहने का मतलब है जब आप किसी चीज़ के प्रति आप स्वयं से तत्पर होंगे, किसी कार्य को, किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब आप अपने अंदर वो इच्छा जागृत करेंगे, वो कॉन्फिडेंस लाएंगे, वो आत्मविश्वास पैदा करेंगे, तो वो सामने वाला भी आपको उस चीज़ को सिखाने में आपका 100% योगदान कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप खुद से शिक्षित होना मतलब इच्छा रखते हैं कि मुझे सीखना है, अगर आप प्रेरित होंगे तब सामने वाला भी आपको सिखा सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होगा, आत्मविश्वास ही नहीं पैदा होगा, आप उस चीज़ के लिए लगनशील ही नहीं रहेंगे, तो कोई कुछ भी ला दे, कोई स्कीम, कोई शिक्षा, कुछ भी, आपके लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जो केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड थी ना, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने क्या किया, विशाल जन समुदाय, उन्होंने, उनकी अनुशंसाएं थी, मतलब उन्होंने क्या प्रस्तावना रखी थी कि जो विशाल जन समुदाय को शिक्षित करने के लिए औपचारिकेतर शिक्षा लाई जाए, उसका क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा और मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र में उनको क्या हो जाए, क्रियान्वयन करने का, विभिन्न प्रकार के आयोजन, चीज़ों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इसके लिए उनको, उन्होंने क्या कहा कि स्व शिक्षा मतलब आप सेल्फ एजुकेशन को भी प्रेरित करिए। किसने कहा? तो केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने कहा। फिर दूसरा क्या था, विराट जन समुदाय के शिक्षण के लिए प्रौढ़ शिक्षा का विशेष स्थान है। विराट जन समुदाय के शिक्षण के लिए प्रौढ़ शिक्षा को क्या किया, विशेष स्थान दिया। प्रौढ़ शिक्षा कब आई? 2 अक्टूबर 1978, किसके जन्म दिवस पर? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, ठीक है। और प्रौढ़ शिक्षा क्यों बनाई? क्योंकि लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिए, रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए, तकनीकी युग है तो चीज़ों को जानने के लिए, जानकारी के लिए क्यों आई है? तो इसलिए क्या किया गया कि प्रौढ़ों को भी शिक्षित करने के गवर्नमेंट की एक स्कीम या योजना आई है, वो इस बारे में सोचे। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित बनाकर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। देखिए जो मैंने बातें आपसे बताई थी वही आगे दिया है। प्रौढ़ शिक्षा की क्या ज़रूरत पड़ गई गवर्नमेंट को? बच्चों को शिक्षित करें, ये नौकरी पाएंगे, जॉब करेंगे तो खुद ही सारे काम करेंगे, जो यंग यूथ है हमारी यहाँ की नहीं। लेकिन क्यों गवर्नमेंट के मन में ये आया, जो ये शिक्षा जो एडवाइजरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके मन में ये क्यों आया कि प्रौढ़ों को भी शिक्षित करना चाहिए? क्योंकि जो ये स्कीम है, जैसे यूथ तो पढ़ रहा है, उसको तो पता है भाई मुझे पढ़ना है, जॉब करना है, जो भी, लेकिन जो ये स्कीम है बनाई जा रही है, वो तो जब देश आज़ाद हुआ था, जो 65 वर्ष पीछे के लोग हैं, वो उनके लिए तो स्कीम बनाई जा रही है। तो जब वो चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, वो स्कीम को, उस चीज़ को वो समझेंगे नहीं कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, जैसे उसका अवलोकन अगर नहीं करने की उनके अंदर क्षमता होगी, तो फिर स्कीम कोई भी जो है कि मतलब कार्यक्रम अगर गवर्नमेंट पेश करती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के प्रति, देखिए लिखा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, जो गवर्नमेंट विकास कार्यक्रम जो स्कीम चला रही, उसके प्रति क्या है कि उनमें जागरूकता है, किसमें? प्रौढ़ों में। इसीलिए प्रौढ़ों को क्या किया, औपचारिकेतर शिक्षा की अनुशंसा किसने की? केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने की। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम क्या है? साक्षर कार्यक्रम तो समझ में आ रहा, पढ़ने लिखने या संबंधी, पर क्रियात्मक साक्षर क्या? तो जिसमें क्या होता है, आपके व्यवसाय से, आपके रोजगार से, आपके धंधे से संबंधित आपको प्रशिक्षण दिया जाए, आपके रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की जाए, आपको शिक्षित किया जाए, जिस भी तरीके से आपको शिक्षित किया जाए, आपको बेहतर ढंग से लाइफस्टाइल आपको चेंज करने में आपकी मदद किया जाए, वही क्या है, फंक्शन। जो आपने सर फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम मतलब क्रियात्मक साक्षर कार्यक्रम, वही कार्यक्रम होता है।
अब आप जान लीजिए कि क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम किसे दी जाती है और क्यों। तो जो एक क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम है ना, इसका अर्थ ये है कि प्रौढ़ हो या वयस्क हो, प्रौढ़ भी कह सकते हैं उसे, वयस्क या एडल्ट को उनके रोजगारों, व्यवसायों, धंधों से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे उन कार्यों को बेहतर ढंग से कुशलतापूर्वक कर सके और अधिक उत्पादन बढ़ाकर धनार्जन कर सके, ताकि उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके। इसके पिछले अध्याय में जितने भी अध्याय मैंने आपको बताया, मैंने आपको बस यही बताया कि उनका विकास करना, उनका स्टेटस अच्छा करना, उनके रहन सहन को बदलना, यही चीज़ क्या है इस शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे दिया कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड थी जो एजुकेशन से संबंधित, इन्होंने क्या प्रस्तावना की। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन तथा क्रियान्वयन में प्रौढ़ शिक्षा को जरूर सम्मिलित करें। जैसे प्रत्येक कार्यक्रम, जो विकास के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है या उसको जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब जो लाया जा रहा है लोगों के बीच में, उस कार्यक्रम के बीच में प्रौढ़ शिक्षा को भी आप ज़रूर सम्मिलित करें, उनको भी साथ में लेकर चलने का काम करें। ठीक है, कहने का मतलब जो एडल्ट है उनको छोड़े नहीं, जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उनका आयोजन कर रहे हैं, उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो उसमें प्रौढ़ों को भी साथ में लेकर चले, उनकी शिक्षा को भी सम्मिलित करें, चाहे वे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के। ठीक है, समझ में आए। चाहे वो शहरी हो ग्रामीण हो, बस किसी वजह से उनका शिक्षा दीक्षा रुक गई है, उनको क्या करना, शिक्षित करना, उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार करना, यही क्या है, प्रौढ़ शिक्षा है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा औपचारिकेतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता व अन्य सहयोग भी उपलब्ध। वित्तीय सहायता का मतलब क्या होता है, धन से संबंधित जो सहायता होती है। ठीक है, औपचारिकेतर शिक्षा के लिए धन से संबंधित सहायता है वो जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो क्या करेगी, सहयोग उपलब्ध कराएगी। ठीक है, राज्य सरकारों द्वारा 15 से 25 आयु वर्ग के लोगों को औपचारिकेतर शिक्षा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। जो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है ना बच्चे, ये 35 होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने किसी पर्टिकुलर बुक से देखा है, मैं आपके मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, मैं इसके लिए बता रही हूँ कि मैंने इसको आज नेट पर सर्च किया था। तो 25 ना होकर के क्या है, 35 है। 15 से 35 आयु वर्ग को क्या होता है, प्रौढ़ के अंतर्गत रखा जाता है, एडल्ट के अंतर्गत। तो 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को औपचारिकेतर शिक्षा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, किसने, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, ताकि प्रौढ़ शिक्षा, जैसे कोई भी कार्यक्रम केंद्र से राज्य पे ही आता है ना, तो कोई भी कार्यक्रम केंद्र बनाती है लेकिन राज्य उसका क्रियान्वयन करती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि किसी भी कार्यक्रम को केंद्र जो उसका आयोजन करती है वो मेन होती है, प्रबंधक होती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कौन करता है, तो वो राज्य करती है, अपने अपने स्टेट में अपने अपने तरीके से वित्तीय सहायता देकर। तो वही चीज़ है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी ताकि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम को समुचित ढंग से चलाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 4, औपचारिकेतर शिक्षा लचीली होनी चाहिए। भाई लचीली नहीं होगी, अगर कठोर शिक्षा होगी तो प्रौढ़ों को इतना टाइम थोड़ी ना है, उनका घर है, उनके परिवार है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके टाइम, अगर उनको जब समय मिलेगा तो वो आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कठोर बना देंगे तो वो उस चीज़ से तुरंत हट जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, कठोरता से किसी की चीज़ के ऊपर कोई चीज़ लागू करना और एक स्वेच्छा से लागू करना। तो अगर वो लचीली होगी तो पहले उसको देखेंगे, प्रदर्शन देखेंगे, उसका करके देखेंगे, फिर विश्वास करेंगे और उसे फॉलो करने लगेंगे। इसका लक्ष्य पूर्व निर्धारित होना चाहिए, मतलब जो इसका लक्ष्य है ना औपचारिकेतर शिक्षा का, पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि इसमें हम इतने लोगों को शिक्षित करेंगे, उनको ये सुविधाएं देंगे। उसमें क्या होना चाहिए, पहले से निर्धारित होता है। लोगों की मनोवृत्ति, रुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान बनाया जाना चाहिए। लोगों को पढ़ने लिखने के साथ ही रोजगार प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए इसमें पढ़ना लिखना है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा क्या है, तो एक शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा क्या, वैसे ही औपचारिकेतर शिक्षा क्या है, तो भी शिक्षा। इसमें क्या है, पढ़ने लिखने, आपको रोजगार प्रशिक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या आपको पढ़ने लिखना भी सिखाया जाएगा। आपको शिक्षण जो आपकी स्थिति है ना शैक्षिक, उसमें भी सुधार लाने का काम किया जाएगा। इसीलिए इसके औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का मान के औपचारिकेतर हो गया है। ठीक है, आप इतनी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगला है वर्ष 1974 से 75। इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलती। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, 1951, 1951 से। ठीक है, तो वर्ष 1974 से 75 में 74 से स्टार्ट हुई थी, 79 तक शायद थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। औपचारिकेतर शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए देश के हर एक राज्यों के जिले में इस कार्यक्रम को चलाया गया। देखिए 1974-75 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय क्या किया गया, औपचारिकेतर शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए राज्य के हर एक जिले में क्या किया गया, कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा
कि चलाया गया, क्रियान्वयन किया गया। ठीक है, देखिए आगे लिखा है 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 6 से 7 अरब लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। देखिए आपने देखा था लक्ष्य क्या होना चाहिए, पूर्व निर्धारित होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि 6 से 7 अरब लोगों को शिक्षित करने का लक्ष्य क्या होता है, पहले से निर्धारित कर लिया था। तो औपचारिकेतर शिक्षा में लक्ष्य क्या होता है, पूर्व निर्धारित होता है, बाद में निर्धारित होता है, या वर्तमान में निर्धारित? तो नहीं, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा किसे कहते हैं? फॉर हु नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंटेंडेड क्वेश्चन मार्क। औपचारिकेतर शिक्षा सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय तथा आयु वर्ग के लोगों को दी जाती है। ठीक है, औपचारिकेतर शिक्षा किसे दी जाती है? तो आप आराम से बताएंगे, आपने आराम से समझ लीजिए कि सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों के, सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी संप्रदाय के लोगों को और सभी आयु वर्ग के लोगों को दी जाती है। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा आप समझ रहे हैं, 15 से 35 वर्ष एक एज भी बताया गया है। चाहे वे शहरी हो या ग्रामीण, बालक हो या युवा, रोजगार प्राप्त हो या बेरोजगार, अशिक्षित हो या अल्प शिक्षित, या शिक्षित स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित भी हो उनको भी दी जाती। जो इसको सीखना चाहते हैं वो सबके लिए। इसमें उन सभी लोगों को शिक्षित किया जाता है जिन्होंने कभी भी विद्यालयी शिक्षा ग्रहण नहीं की हो, ठीक, अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो, अथवा जो बेरोजगार है। सरल शब्दों में औपचारिकेतर शिक्षा सभी लोगों के लिए है जो लोग जब चाहे तब पढ़ाई शुरू कर। देखिए ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और प्रौढ़ शिक्षा भी जो है ना वो शिक्षा से संबंधित है। पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ है रोजगार, लेकिन पढ़ाई भी है, तथा भविष्य में भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं तथा अपने शैक्षणिक स्तर में सुधार ला सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पहले किसी शिक्षित करें, अब आगे ना कि भाई औपचारिकेतर शिक्षा में शिक्षा वरना प्रौढ़ शिक्षा में लोगों को शिक्षित करना। तो अब ये दिमाग में आता होगा भाई सभी आयु के लिए, सभी जाति के, सभी वर्ग के, लेकिन सभी को एक साथ थोड़ी शिक्षित कर पाएंगे। क्या होता है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होता है कुछ लोगों को। तो सबसे पहले किसे शिक्षित करना करेंगे, तो जो बेचारे सबसे दबे कुचले गरीब, जिसके कोई आश्रित, कोई भी सहारा नहीं होता, पहले ऐसे लोगों को शिक्षित करें, पहले ऐसे लोगों को रोजगार की शिक्षा दे जिससे वो अपनी जीविकोपार्जन की मतलब उनको क्षमता हो सके और अपनी जीविका वो आसानी से चला सके। कहने का इसमें बस यही मतलब है कि औपचारिकतर शिक्षा सभी लोगों, सभी आयु वर्ग, शिक्षित, अशिक्षित तथा अर्ध शिक्षित लोगों के लिए। परंतु ठीक, प्रश्न यह उठता है कि ये शिक्षा पहले किसे दी जानी चाहिए? तो इसका एक ही उत्तर है कि ये शिक्षा उन लोगों को पहले दी जानी चाहिए जो सदियों से क्या हो, दबे हो, कुचले हो, जिन्हें कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो, जो गरीब हो, निरक्षर हो, दमित हो, मतलब लोगों के द्वारा क्या गए हो, लोगों के द्वारा परेशान किए हुए, लोगों के द्वारा क्या उनके ऊपर क्या किया गया हो, मतलब उनको मतलब परेशान किया गया हो, कह सकते हैं एक शब्द में कि लोगों को मतलब पीछे रखा गया हो। ठीक है, शोषित किया गया हो, शोषित वर्ग, शिक्षा से वंचित है, जिनमें सीखने पढ़ने की ललक है। आप ना स्वप्रेरित, इसीलिए स्वप्रेरित, अगर आपके अंदर ललक होगी तो आप इस योजना का, इस शिक्षा का फायदा उठा सकते हैं। जिन्होंने अल्प उम्र से ही कमाना खजाना शुरू कर दिया, उन्हें औपचारिकेतर शिक्षा पहले दी जानी चाहिए। ठीक, आप इतना समझ गए। फिर आगे लिखा हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में औपचारिकेतर शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई? 1951 में आई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत 15 से 25 वर्ग, ये जो 25 आयु दिया है ना बच्चे, यहाँ पे 35 होना चाहिए। 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को शिक्षित करने की योजना बनाई गई, क्योंकि तब भारत आज़ाद ही हुआ था और करोड़ों भारतीय शिक्षा से वंचित रहे थे। उनकी दशा सोचनी थी, क्योंकि अंग्रेज बस शोषित किए, उन्होंने कुछ किया नहीं, फूट डालो और राज किया, बस अपना फ़ायदा किया। हमारे कभी उनका ये था कि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे, अपनी अपनी अवस्था, अपनी प्रॉब्लम, अपनी जगह समझने लगेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बस फूट डाला और राज किया और यहाँ को लूट पाटा और निकल लिया। क्योंकि तब भारत आज़ाद ही हुआ था और करोड़ों भारतीय शिक्षा से वंचित रहे थे, उनकी दशा सोचनी थी, वे विद्यालयी शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे। अतः इस कार्यक्रम को देश भर में 24 राज्यों के प्रत्येक जिलों में तथा संघ शासित प्रदेशों में चलाया गया। पहले 24 राज्य थे, अब कितने, 29 है ना। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किससे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, आप इस चीज़ को गौर करिएगा। स्मरण रहे, प्रौढ़ शिक्षा औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। प्रौढ़ शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो औपचारिकेतर शिक्षा क्या आता है? ये बिल्कुल अनौपचारिक नहीं है, ये भी एक शिक्षा है। आप इस चीज़ को ज्ञान करिएगा, ये भी एक शिक्षा है। शिक्षा का स्तर ऊंचा करना प्रौढ़ शिक्षा का भी उद्देश्य है। ठीक है, जिसका विस्तृत अध्ययन संबंधित अध्याय में किया गया है।
आपको इतनी चीज़ मैंने आज बताई। आज आपको थोड़ा-सा इसके जैसे को होता है ना, इसका आपको एक मतलब सारांश आपका क्लियर हो गया होगा कि इस प्रौढ़ शिक्षा क्या है, औपचारिकेतर शिक्षा क्यों बनाई गई, औपचारिकेतर शिक्षा होती क्या है, इसका फ़ायदा कौन उठाता है। इतनी चीज़ें हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको मैं कल बताऊँगी कि इसकी विषय वस्तु क्या है, ये शिक्षा कितने दिनों तक चलती है, इसमें मुख्य योजनाएँ क्या-क्या बनाई गई है, ठीक है? तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।